पीसेस हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हर्ष सावेदिया और आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। संविधान से रिलेटेड मैं आपको बताऊं, हम आपको लोकसभा, राज्यसभा और संसद, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको कंप्लीट इससे पहले दे चुके हैं। मेरे चैनल पर विजिट करोगे तो सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस से मिल जाएंगी। सारे लेक्चर लगे हुए हैं सीक्वेंस से। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो पाएँ। आपको आर्टिकल 19 हमने 99 करा दिया था, प्रोटेम स्पीकर के बारे में बता दिया था। जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं वो का क्या कार्य होता है ना, और कोरम क्या होता है, गणपूर्ति जिसको बोलते हैं, वो भी आपको मैंने बता दिया था। अब बात करेंगे हम संसद की विधायी प्रक्रिया, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है ना, किस तरीके से संसद में बिल पारित होते हैं, कौन कौन से बिल होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आप देखेंगे, संसद में लाया गया प्रस्ताव विधेयक कहलाता है। इसको मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे सरकारी विधेयक है और गैर सरकारी विधेयक है। इसमें सरकारी विधेयक क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सरकारी विधेयक जैसे ऐसे विधेयक जो मंत्रिमंडल, जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट के सदस्यों द्वारा पेश किए जाते हैं, उसको तो हम क्या बोलते हैं, सरकारी विधेयक बोलते हैं। गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं, ऐसे विधेयक जो अन्य सदस्यों द्वारा, मंत्रिमंडल जो कैबिनेट है उसके अलावा पेश किए जाते हैं, है ना, ये आप पॉइंट याद रखेंगे। अन्य सदस्यों द्वारा अगर पेश किए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, गैर सरकारी विधेयक। सबसे पहले हम देखेंगे सरकारी विधेयक। बिल्कुल एग्जैक्ट जो भी मैंने तरीके से एकदम सिस्टमेटिकली तरीके से नोट्स तैयार किए हैं, धीरे धीरे आप चलते जाओगे, सारी चीज़ें आप कनेक्ट करते जाओगे। सबसे पहले आप देखेंगे साधारण विधेयक। साधारण विधेयक है क्या चीज़, देखो, किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। अपवाद, नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों के निर्माण के लिए राष्ट्रपति से हमें परमिशन लेनी पड़ती है, पूछना पड़ता है ना, परामर्श लेना पड़ता है। यही एक अपवाद है जो राज्यों का निर्माण होता है उस दौरान, नहीं तो लोकसभा राज्यसभा में और लाया जा सकता है सरकार साधारण विधेयक, प्लस राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होती है। केवल एक अपवाद है इसमें, राज्यों के निर्माण के। साधारण बहुमत से पारित होगा ये, ठीक है। साधारण बहुमत क्या होता है मैंने आपको बता दिया था पहले, इससे पहले जो वीडियो दिए मैंने, उसमें आपको मैंने विशेष डिटेल में चर्चा की थी साधारण विधेयक क्या होते हैं। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं पहले वाली। तो दोनों सदनों के गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक, जिसको जॉइंट मीटिंग बोलते हैं, बुलाई जा सकती है और साधारण बहुमत से पारित होगा ये। फिर उसके बाद में मनी बिल, जिसको हम धन विधेयक बोलते हैं। आपको पता होगा धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में। सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। इसको मैं आगे और चर्चा कर दूंगा। जैसे धन विधेयक है, मनी बिल बोलते हैं, आर्टिकल 110 इसमें ये शामिल है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, आयोग पूछता है इसको, किसी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि धन विधेयक कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको बताना है 110 में। किसी भी विधेयक को धन विधेयक तब समझा जाएगा, कब समझा जाएगा, जब कर लगाना, कम करना या बढ़ाना हो, ठीक है, उसको नियमित करना हो, मतलब, है ना, उसमें कोई भी परिवर्तन करना हो, उसे चेंज करना हो, रेगुलेट करना हो, तब ये लागू होता है। भारत सरकार की ओर से लोन लेना, मतलब ऋण बोलते हैं, लोन लेना, नियमित करना, किसी भी आर्थिक धन को रेगुलेट करना, ये इसके पॉइंट हैं धन विधेयक के। संचित निधि, ठीक है, संचित निधि या आकस्मिक निधि में धन जमा करना या निकालना, ये सब इसमें इन्वॉल्व है धन विधेयक में। फिर उसके बाद में इसके नियम देख लेंगे, धन विधेयक के नियम क्या हैं। जैसे धन विधेयक सदैव लोकसभा में प्रस्तुत होगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसमें आवश्यक है, ठीक है। धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। राज्यसभा धन विधेयक को ना तो अस्वीकार कर सकती है और ना ही इसमें संशोधन कर सकती है। इस पॉइंट को विशेष ध्यान रखेंगे। राज्यसभा धन विधेयक को ना तो अस्वीकार कर सकती है, ना ही इसमें संशोधन कर सकती है। धन विधेयक पर राज्यसभा को 14 दिनों की विलंबकारी शक्ति प्राप्त है। किसको, राज्यसभा को 14 दिन तक रोक सकती, फिर उसके बाद में उसको देना पड़ता है इसको।
लोकसभा में वापस। तो ये इसके नियम है, इसको पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, मेरे साथ साथ पेन कॉपी ले के बैठें, जिससे कि आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और जो भी फॉर्म है, जो भी नोट्स है आपका, बिल्कुल डिटेल्स में नोट्स तैयार हो जाएगा। और जो फॉर्मेट है फ्लो चार्ट वगैरह का, वो भी आपको मिल जाएगा कि इस तरीके से ये नोट्स तैयार होते हैं। फिर उसके बाद में आप देखेंगे धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है, जॉइंट मीटिंग नहीं हो सकती है। ये नोट है, इसको ज़रूर नोट कर लेना आप। विनियोग विधेयक देखेंगे आप, विनियोग विधेयक क्या होते हैं देखो, एप्रोप्रिएट बिल बोलते हैं इसको। 114 आर्टिकल अनुच्छेद 114 में आते हैं यह संचित निधि से धन निकालने की एक प्रक्रिया है। यह एक प्रकार के धन विधेयक ही होता है, ठीक है, एक प्रकार का धन विधेयक है ये, विनियोग विधेयक को बोलते हैं। अब आ गया वित्त विधेयक। वित्त विधेयक आर्टिकल 117, धन विधेयक 110 में है, वित्त विधेयक 117 में। पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे विधेयक आय व्यय से संबंधित हो तथा जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष में किसी नए प्रकार को कर लगाने या कर में संशोधन आदि के विषय में शामिल हो, मतलब उससे रिलेटेड कोई बात की गई हो, उस विषय पर बात की गई हो इसमें, ठीक है, कर में संशोधन के लिए या नए प्रकार के कर लगाने से रिलेटेड वित्तीय वर्ष के लिए, तो ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। सामान्यतः यह धन विधेयक वार्षिक बजट पेश किए जाने के पश्चात लोकसभा में पेश किया जाता है। जब हमारा बजट पेश किया जाता है उसके पश्चात ही लोकसभा में इसको पेश किया जाता है, किसको, वित्त विधेयक को। फिर उसके बाद में ये पॉइंट देखेंगे आप, वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। धन विधेयक वित्त विधेयक में अंतर देख लें आप। सभी धन विधेयक, अभी आपको मैंने बताया था, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। कहने का मतलब धन विधेयक अंदर आएगा और वित्त विधेयक बड़ा गोला होगा, क्योंकि बड़े गोले में छोटा गोला, मतलब धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं। उसके बाद ये आपका वार्षिक बजट है। आम बोलचाल में हम बजट बोलते हैं, लेकिन संविधान में जो उल्लेखित है अनुच्छेद 112 में, वो जो शब्द है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। बजट इसको आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण के प्रावधान है, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण के प्रावधान है। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जो हमारा संविधान है उसमें इस बजट नाम का जो शब्द है वो नहीं उसमें उल्लेखित है। वार्षिक वित्तीय विवरण ही इसको बोलते हैं। भारतीय बजट के जनक, ये पूरा फॉर्मेट है बजट से रिलेटेड। कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका छूटेगा नहीं, आयोग कोई भी प्रश्न पूछे। बजट के जनक जेम्स विल्सन 1860 में इसके जनक हैं ये। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे उस समय 1856 से 1862 के दौरान। स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुगम शेट्टी 1947। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई 1950, ठीक है, जॉन मथाई थे 1950 में। फिर उसके बाद में पहली महिला बजट पेश करने वाली इंदिरा गांधी, ठीक है, 1970 में। आपको पता है अभी निर्मला सीतारमण जी हैं, 8 बार अभी उनका 8वां था ये जो उन्होंने बजट पेश किया। 1921 में एक वर्ष समिति की सिफारिशों के आधार पर बजट बराबर आम बजट रेल बजट किया गया था, दोनों को मिला के, ठीक है। 1921 में एक वर्ष समिति बनाई गई थी। फिर उसके बाद में पुनः रेल बजट संघीय बजट में शामिल किया गया। 2017 में पुनः रेल बजट संघीय बजट मतलब केंद्रीय बजट में शामिल किया गया। इसी से 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा, 1 फरवरी को इसको पेश करने लगे 2017 से। इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे हम, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट बजट के 1 दिन पूर्व आती है ये, इसे भी वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं। बजट में आने वाले वर्ष का ब्यौरा होता है, जबकि आर्थिक सर्वे जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट होती है बीते वर्ष का संपूर्ण ब्यौरा होता है। बजट में आने वाले भविष्य मतलब जैसे अभी 25 में आया है, 25 में जितने भी आने वाली चीज़ें होंगी वो उसमें बजट में होंगी। जो 2024 में चीज़ें हो गई हैं उसका संपूर्ण ब्यौरा इकोनॉमिक सर्वे जिसको आर्थिक सर्वेक्षण बोलते हैं उसमें होगा कंप्लीट।
ये पॉइंट आप डिफरेंस को याद रखना। बजट में क्या है, बजट में है आने वाली चीज़ों का ब्यौरा, और जो चीज़ें हो गई हैं पास्ट में उसका ब्यौरा होता है इकोनॉमिक सर्वे में। फिर उसके बाद में ये थोड़ा पॉइंट आप देखेंगे, जैसे ये दिया गया है, प्रक्रिया देखेंगे इसकी। पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, दोनों सदन में बहस, आम बहस बोलते हैं इसको। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, फिर विभागीय समितियों की जांच। आम बहस के बाद, ये पॉइंट दिया हुआ है, आम बहस के बाद सदन 3 या 4 हफ्तों तक के लिए स्थगित हो जाता है। इस दौरान संसद की 24 स्थायी समिति जो भी हैं, परमानेंट जो समितियां हैं, अनुदान की मांग आदि की पड़ताल या रिपोर्ट तैयार करती हैं। ठीक है, 24 स्थायी समिति, ये पॉइंट याद रखेंगे इसमें। फिर देन उसके बाद में प्रोसेस एक और अनुदान की मांग पर मतदान के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको देख लेंगे आप। प्रक्रिया क्या है देखो, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। जैसे ये है अनुदान की मांग, इस चरण में विभागीय समितियां, ठीक है, की रिपोर्टों के आधार पर लोकसभा में प्रत्येक मंत्रालय, जो भी रिलेटेड मंत्रालय होगा, जैसे आपका कोल मंत्रालय है, उद्यम मंत्रालय है, आपका और अन्य जो आपका जो कॉरपोरेशन पीडब्ल्यू वाला है आपका, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे जो विभाग हैं उनके जो मंत्रालय हैं उनके मांगों पर मतदान करते हैं। ठीक है, मतदान संबंधी शक्ति सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। मतदान उन मांगों पर होता है जो भारत व्यय से अलग होता है, जो भारत व्यय से अलग होगा उन पर चर्चा होती है और उस पर मतदान होता है उन मांगों पर। उसके बाद देखेंगे विनियोग विधेयक को पारित होना। ठीक है, विनियोग विधेयक अभी मैंने ऊपर कराया है आपको, उसके बारे में पॉइंट भी मैंने आपको नोट कराए हैं, वो आपने पढ़े भी होंगे, नोट भी किए होंगे। वित्तीय विधेयक पारित होता है। ठीक है, ये भी वित्तीय विधेयक भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो कहने का मतलब मोटा मोटी ये है, ये प्रोसेस है इसकी, ये प्रोसेस होने के बाद में वो प्रक्रिया है इसकी बजट की, तो आप इसको समझे होंगे। देन उसके बाद कटौती प्रस्ताव देख सकते हैं हम। कटौती प्रस्ताव क्या होता है ना, जब कोई ब्यौरा या मांग रखी जाती है उसमें कटौती भी की जाती है ना। सरकार की मांगों के प्रति असहमति व्यक्त करने का एक तरीका है ये। सरकार ने जो डिमांड करी है उस डिमांड को कट करना, ठीक है, उसके प्रति असहमति व्यक्त करना, ये कटौती प्रस्ताव बोला जाता है। यह सिर्फ एक मांग से ही संबंधित होना चाहिए, एक से अधिक नहीं। संचित निधि पर भारित व्यय के संबंध में कटौती की मांग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हैं। नीतिगत कटौती, आर्थिक कटौती और सांकेतिक कटौती। नीतिगत कटौती में दिया गया है, इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार के नीति के प्रति असहमति व्यक्त करना है। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि 1 रुपये कर दिया जाए। कितनी कर दी जाए? 1 रुपये नीतिगत कटौती में। आर्थिक कटौती, इसमें मांगी गई राशि के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है, आर्थिक कटौती। सांकेतिक कटौती, इस प्रस्ताव का उद्देश्य सिर्फ अपनी असहमति का प्रदर्शन करना होता है, बजट की मांग से 100 रुपये कम कर दिया जाए। इसमें ये पॉइंट है 100 रुपये। महत्वपूर्ण आपको याद रखना है ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इम्पोर्टेंट तो तीनों हैं लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। फिर देन उसके बाद में आगे चलेंगे हम, संयुक्त अधिवेशन देखेंगे आप। 108 में हमारा क्या दिया गया है? संयुक्त अधिवेशन। क्या होता है संयुक्त अधिवेशन? मैंने आपको जॉइंट अधिवेशन आपको बताया था। संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति का है। जो जॉइंट समिति, जो जॉइंट बैठक होती है, तो ये जो बुलाने की जो राइट दिया गया है वो राष्ट्रपति को है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कब बुलाया जाएगा? किसी विधेयक पर मतभेद उत्पन्न होने पर। नंबर 1। नंबर 2, लोकसभा के विधेयक को राज्यसभा अमान्य घोषित कर दे, तब बुलाया जाएगा। राज्यसभा के विधेयक को लोकसभा अमान्य घोषित कर दे, तो इस समय क्या है? जॉइंट बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक पर देखेंगे आप, ये पॉइंट नोट करेंगे। धन विधेयक पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा क्योंकि वो बड़ा होता है। वित्त विधेयक इसमें शामिल है। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा।
2 पॉइंट आप याद रखेंगे। नंबर 1, धन विधेयक पर कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं, और संविधान संशोधन विधेयक पर भी कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं। अध्यक्षता देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति। देन उसके बाद में संसद से संबंधित शब्दावली देखेंगे। ये मैंने एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो सारी चीज़ें मैंने कराने की कोशिश की है। नंबर 1, 11 से 12 प्रश्नकाल है, 12 से 1 शून्यकाल होता है, 1 से 2 भोजन अवकाश होता है और 5 से 6 आपके चर्चा काल होता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के बारे में आप देखेंगे, ये प्रश्नकाल है, इसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं। संसद सत्र चलने के दौरान बैठक का प्रथम घंटा सामान्यतः सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाने के लिए निर्धारित है। इसे प्रश्नकाल कहते हैं। सामान्यतः 10 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। प्रश्नकाल के दौरान 3 प्रकार के प्रश्न होंगे। मोटा मोटी आप समझो, इसमें क्या होता है, 10 दिन तो पूर्व पहले आपको बताना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मंत्रियाँ होते हैं, जो सदस्य होंगे लोकसभा के, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं मंत्रियों से। इसको हम क्या कहते हैं, प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। देन उसके बाद में ये 3 प्रकार से होते हैं, आपको पता है। नंबर 1, तारांकिक स्टार्ट क्वेश्चन, अतारांकिक प्रश्न स्टार्ट क्वेश्चन, अल्प सूचना के प्रश्न शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ये 3 प्रकार के हैं। इसको डिटेल में समझते हैं। तारांकिक प्रश्न क्या है, देखो, तारांकिक प्रश्न ऐसे प्रश्न जिन पर स्टार अंकित होते हैं, क्या हो, स्टार अंकित हो, तथा जिनका मौखिक उत्तर दिया जाता है। स्टार अंकित होगा, साथ में उसका मौखिक उत्तर भी दे सकते हैं। उससे संबंधित पूरक प्रश्न सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अतारांकिक में क्या होता है, इनका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। अगर किसी ने प्रश्न पूछा है तो उसको हम रिटन में सबमिट कर देंगे, वो उसको वहाँ पहुँच जाएगा। इनसे संबंधित पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं किए जाते। अल्प सूचना प्रश्न के बारे में आप चर्चा करेंगे तो देखेंगे अल्प सूचना क्या होता है। देखो, वह प्रश्न जिन्हें पूछने के लिए 10 दिन पूर्व की निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया जाता। यह तारांकिक अतारांकिक दोनों प्रकार के होते हैं ये, ठीक है ना। और मैंने बताया तारांकिक में 10 दिन पूर्व हमें सूचना देनी होगी और मंत्रियों से सवाल जवाब होते हैं, ठीक है। और अतारांकिक में ऐसा कुछ नहीं है। और तीसरे में अल्प सूचना में इसमें ज़रूरी नहीं है 10 दिन के पूर्व निर्धारित समय सीमा में उसका पालन किया जाए, ठीक है। शून्यकाल 0 आवर क्या होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जब सत्र चल रहा हो तो प्रश्नकाल की समाप्ति या भोजन अवकाश के बीच का समय 12 से 1 सामान्यतः, जिसमें सदस्यगण बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया से किसी भी प्रश्न को पूछे, इसको हम 0 आवर बोलते हैं, शून्यकाल। यह संसदीय लोकतंत्र भारत की देन है। जो 0 आवर है ये किसकी देन है, भारत की देन है, संसदीय लोकतंत्र को। ये कहीं से लिया नहीं गया है। संसद में लाए जाने वाले प्रस्ताव देख लेंगे। नोट्स आपको डिटेल मिलेगा कंप्लीट और शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि मैं आपको लंबी लंबी लाइनें लिखा देता आपकी समझ में भी नहीं आता। मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट वही डेटा वही पॉइंट उठाए हैं जो चीज़ें ज़रूरी हैं, आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ और फैक्ट भी इसमें शामिल हो जाए। ध्यान उसके बाद में आप देखेंगे संसद में लाए जाने वाले प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव है, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं, यह केवल लोकसभा में लाया जाएगा। संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध इसको लाते हैं। 50 सदस्यों द्वारा ये लाया जाएगा, अनुमोदित किया जाएगा, साधारण बहुमत से पारित होता है। ये पारित होने की दिशा में संपूर्ण मंत्रिपरिषद जो कैबिनेट काउंसिल होती है उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। प्रधानमंत्री, मंत्री कैबिनेट के, ठीक है। उसके बाद में साथ साथ जो उप मंत्री प्लस राज्य मंत्री प्लस स्वतंत्र प्रभार मंत्री, सबको क्या करना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है अगर ये पारित हो जाता है तो। अविश्वास, नो कॉन्फिडेंस मोशन। विश्वास प्रस्ताव क्या है, देखो इसमें कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं इसको, केवल लोकसभा में लाया जाएगा, किसी भी मंत्री द्वारा लाया जाएगा। वो सदस्यों द्वारा लाया जा रहा था और ये मंत्री द्वारा लाया जा रहा है, साधारण बहुमत से पारित होता है। विश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध व्यक्त करती है, ठीक है। निंदा प्रस्ताव देखेंगे आप। निंदा प्रस्ताव में क्या है, सेंसर मोशन बोलते हैं, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव
द्वारा किसी मंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के कार्यों की सदन में निंदा की जा सकती है। नंबर डी देखेंगे, धन्यवाद प्रस्ताव, थैंक्स मोशन बोलते हैं। राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण के उपरांत संसद द्वारा धन्यवाद देने के लिए ध्वनिमत राष्ट्रपति के लिए लाया जाता है। आप नोट करते चलेंगे और समझते भी चलेंगे क्या चीज़ है। काम रोको प्रस्ताव क्या होता है? कार्य स्थगन प्रस्ताव भी बोलते हैं इसको, क्लोजर मोशन बोलते हैं इंग्लिश में। किसी भी सदन में लाया जा सकता है इसको, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्य का अनुमोदन इसमें अनिवार्य है। काम रोको प्रस्ताव जनहित के किसी तात्कालिक महत्व के विषय पर चर्चा करने के लिए सदन के पूर्व निर्धारित काम को रोक देते हैं। ठीक है, पूर्व निर्धारित काम को रोक देते हैं। सदन का जो भी पूर्व निर्धारित काम है, जो तात्कालिक महत्व के विषय पर जो चर्चा होती है वो ज़रूरी होती है जनहित के लिए। साधारण बहुमत की आवश्यकता इसमें पड़ती है। मैंने साधारण बहुमत को आपको बताया था किस मेजॉरिटी के थ्रू होता है। ठीक है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जो मैंने डाल रखी है इसमें। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कॉलिंग अटेंशन मोशन बोलते हैं। संसदीय प्रणाली को भारत की देन है ये, 1954 में प्रारंभ हुआ है ये। ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव के द्वारा जनहित के किसी विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करना। संबंधित मंत्री को जवाब देने के लिए इसको बोला जाता है, कहा जाता है। कोई मंत्री है और वो उसको ध्यान मतलब अटेंशन कराने के लिए ये चीज़ें बोली जाती हैं, ध्यान आकर्षित करने के लिए। ठीक है, कटौती प्रस्ताव कट मोशन, ये क्या चीज़ है आप इसको भी देख सकते हैं। कटौती प्रस्ताव कट मोशन केवल लोकसभा में लाया जाता है। इन सबको एक साथ लिख लेंगे आप और ये ज़रूर देख लेंगे ये कहाँ लोकसभा में लाया जा रहा है या लोकसभा राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है, कितने लोगों से अनुमोदित होता है। ठीक है, ये आप नोट करेंगे और इसमें क्या चीज़ की चर्चा होती है। 3-4 पॉइंट है इसमें। इस प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा किसी योजना के संबंध में सरकार के द्वारा मांगी गई राशि में धन कटौती करती है, ये चीज़ है। नीतिगत कटौती आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया 1 रुपये कम करना है। आर्थिक इकोनॉमी कट धन में निश्चित कटौती करना है। प्रतीकात्मक टोकन मनी जिसको टोकन कट मोशन बोलते हैं, 100 रुपये के बराबर कटौती करना है। प्रमुख संसदीय शब्दावली आप देख लें, 2 शब्दावली जो भी पूछी गई हैं इसलिए मैंने इसको नोट कर दिया है। कंगारू कटौती क्या होती है और गिलोटिन प्रस्ताव क्या होता है। इस प्रकार के प्रस्ताव में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है, शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है, उन्हें पारित मान लिया जाता है। इन जो महत्वपूर्ण खंड होंगे उन पर बहस होगी, चर्चा होगी, मतदान भी होगा। बाकी के जो भी खंड होंगे उनको छोड़ देंगे। बाकी के जो इन पर बहस चर्चा हुई है या फिर मतदान हुआ है उनको पारित मान लिया जाता है। गिलोटिन प्रस्ताव जैसे जब किसी विधेयक संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है, जिसको हम गिलोटिन प्रस्ताव बोलते हैं। अब ये विभिन्न प्रकार की निधियां हैं, उसके बाद में निधियों के साथ साथ ये आपका संसदीय समितियां आ जाएंगी, स्थायी और अस्थायी जो भी समितियां होती हैं। डिटेल में इनको भी करा देंगे, अभी यहाँ तक ही रखते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ऐसे ही वीडियो कंप्लीट देता रहूँ, डिटेल में कॉन्सेप्ट आप समझ पाएँ। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। लाइक आप कर नहीं रहे हैं, लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दीजिए। थैंक यू।